Good morning, dear students. How are you? Hope so. You all are fine. Today we will start our new unit 4.2. इससे पहली यूनिट में हम द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली जर्मनी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे इटली के बारे में, यानी जर्मनी को यूनिफाई। तो जर्मनी तो हो चुका था, उसमें किस किस का हाथ था वो हम सब इसमें हम कवर कर चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे 4.2 इटली यूनिफाइड, यानी इटली यूनिफाइड हुई, उसमें किस किस का हाथ था। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynasty states as well as in the multinational Habsburg Empire. जर्मनी की ही तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास, यानी एक काफ़ी पहले समय से ही इटली भी यूं ही विखंडित था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें केवल एक पर ही सार्डिनिया पिडमाउंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था, बाकी में किसी में नहीं था। इटली का केवल एक में ही था, यानी 7 में तो बटा हुआ था, 7 में से केवल एक में इटली का राजघराना राज करता था। The north was under Austrian Habsburg and the center was ruled by the Pope, and the southern regions were under the domination of the Bourbon King of Spain. Even the Italian language had not acquired one common form of and still had many regional and local variation. अब इतनी सारी वेरिएशन उसके अंदर थी कि जो मध्य इलाके थे वो पोप का शासन करता था और जो ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्गों के अधीन था, और दक्षिण क्षेत्र स्पेन में बुर्बो राजघरानों के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे, यानी अलग अलग क्षेत्रों में वो बटा हुआ था। ड्यूरिंग इन 1830s, गिसिपी मैजिनी हैड sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic. अब ऊपर हमने ओटोवन बिस्मार्क के जर्मनी के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर किसका शासन, कौन उसको एकीकृत करने की सोच रहा था, यहाँ पर नाम आता है गिसिपी मैजिनी का। 1830 के दशक में जिसेपे मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। He had also formed a secret society called Young Italy for the dispensation of his goals. अब उसने एक यंग इटली नाम के एक गुप्त संगठन बनाया, और both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. अब इसमें क्या हुआ, 1830 से यहाँ पर हम जिसेपे मैत्सिनी के बारे में पढ़ चुके हैं, और 1831 से लेकर और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र में शासक जो अमीर लोग होते थे की नज़रों में एकीकृत इटली के लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। अब आता है मंत्री विक्टर। Two Sicilies also succeeded in winning the support of the local peasants. ऊपर से देखेंगे, Chief Minister Cavour had led the movement of unify of region of Italy was neither revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Through a tactful diplomatic alliance with France and engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded at defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray.
अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में, अभी अभी हमने बात की थी, एक क्रांतिकारी जिसका नाम था कावूर, चीफ मिनिस्टर थे वो यहाँ के। उन्होंने क्या किया, कावूर सार्डिनिया पिडमाउंट का एक बहुत ही, मतलब हम ये कह सकते हैं क्लेवर था ये मिनिस्टर, जिससे कावूर का हाथ था। इससे सार्डिनिया पिडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ये सब का सब मंत्री कावूर ने किया, क्योंकि जो मंत्री कावूर था वो एक ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही वो डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोल लेता था। उसने और उसके बाद उसने क्या, यानी कावूर का इसमें हाथ रहा। अमंग वोमेन however, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasants' masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that La Italia was Victor Emmanuel's wife. अब इसमें क्या हुआ, नियमित सैनिकों के अलावा जुत्सेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इन केवल सैनिक ही नहीं थे, वहाँ के जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे वो भी इस युद्ध में आए। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे, यानी किसानों ने भी अपना रोल प्ले किया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, यानी किसको राजा बनाया गया, इमैनुअल द्वितीय को। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, यानी अभी पढ़े लिखे लोग वहाँ पर नहीं थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी भी नहीं सुना था और वो मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी, यानी वो तो अपनी विचारधारा रख रहे थे, जबकि जो अनपढ़ किसान थे उनको इसके बारे में समझ नहीं थी। आगे हमारी नेक्स्ट यूनिट तो 4 ही है, उसका पॉइंट 3 आ रहा है, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।